नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, सोपोर में आतंकवादियों ने संयुक्त नाके पर हमला किया जिसमें 2 जवान शहीद हो गया और 3 सिविलियन की भी मौत हो गई। आतंकी बड़े लंबे समय से इंतजार में थे और ये बड़ा आतंकी हमला इसलिए भी माना जा रहा है कि एक लंबे इंतजार में थे आतंकी और आतंकियों ने एक किस्म का घात लगाकर ये हमला किया। हालांकि रिटेलिएशन की गई और रिटेलिएशन के बाद वो भाग निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन डीजीपी ने जो शहीद हुए जवान को श्रद्धांजलि दी और डीजीपी दिलबाग सिंह ने यह कहा है कि जल्द ही आतंकी किस संगठन से ताल्लुक रखते हैं, व्यवस्था है, वो पता लगा लिया जाएगा और आतंकियों को पकड़ने के लिए, आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए जिन्होंने ये हमला किया है, एक बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। ये पार्टी पुलिस स्टेशन सोपुर की सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार के चार्ज में तैनात थी। जब इनके ऊपर फायर हुआ, इन्होंने फायरिंग रिटेलिएट की और उसके दौरान साथी हमारे जो इनके पुलिस के वो जख्मी हुए। कुछ सिविलियन जो वहाँ पर ये रेडी छाबड़ी लगाते हैं फ्रूट वगैरह बेचने के लिए, सब्जी बेचने के लिए, वो भी उस एरिया में थे, उनको भी गोली लगी। सब्सिक्वेंटली जो जख्मी लोग थे उनमें से 2 हमारे जवान, उनकी शहादत हुई, कांस्टेबल वसीम और कांस्टेबल शौकत। और बाकी जो हमारा एक सब इंस्पेक्टर मुकेश वो जख्मी हुआ और एसपीओ एक दानिश जो है वो साथ में जख्मी हुआ। घटना जो हुई है, हम लोग इनिशियल जो इंडिकेटर्स उनसे पता चलता है कि कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व है। इसके ऊपर जो फॉलोअप ऑपरेशन है वो भी जारी है। फोर्सेस ने एरिया में इस वक्त अपना ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है। दर्शकों, पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने भी इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है और उनका ये कहना है कि इस तरह के आतंकी हमलों की पार्टी हमेशा ही निंदा करती आई है। ना दिल्ली बंदूक से जंग जीत सकती है, ना ये लोग जिन्होंने बंदूक उठाई है उससे जंग जीती जा सकती है। एलजी साहब के पास आप हमारी रिक्वेस्ट पहुंचाइए। ये इस वजह से हुआ कि कंजक्शन एरिया ऐसे अटैक्स को हम कंडेम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इससे जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। ना तो वो दिल्ली की बंदूक से होगा, ना हमारे यहाँ जो जवानों ने बंदूक उठाई है उससे होगा। इससे मसला और बिगड़ता है। इससे जम्मू कश्मीर के लोग बदनाम हो जाते हैं दहशतगर्दी के नाम पे। फिर और ज़्यादा यहाँ जो है ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। मैं समझती हूँ हर मसले का हल बातचीत है, इफ़हाम व तहफ़ीम। फॉर्मर एमएलसी और बीजेपी के नेता सोफी यूसुफ का भी मानना है कि ये एक निंदनीय कदम है। आतंकियों ने जो वारदात की है वो उनकी कड़े शब्दों में निंदा। दुख की बात हुई जब हमने सुना कि सोपोर में अटैक हुआ है मिलिटेंटों के दौरान, जिसमें हमारे बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हो गए और शायद कुछ लोगों की डेथ भी हुई होगी। तो इसकी हम भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर भरपूर मजम्मत करते हैं। हम मानते हैं कि इनकी बौखलाहट है
अब ये बौखला गए हैं और इसीलिए अब ये निहत्थे लोगों के ऊपर वार कर रहे हैं। जैसे कि आपने मुझे ये ब्लड डोनेशन की बात कही, आज पहलगाम में हमने यहाँ पे ब्लड डोनेट किया है, क्योंकि पूरे 1.5 महीने से हम लगातार ये कार्य कर रहे हैं और जिसमें हमारे 300-350 पॉइंट जो हमने लोगों के लिए डोनेट किए हैं। दर्शकों, कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह एक मर्तबा फिर सुर्खियों में आ गया। अमूमन अपने बयानों को लेकर के हमेशा ही सुर्खियों में बने रहने वाले दिग्विजय सिंह को अब 370-35 से प्यार जागा है, या यूं कहिए कश्मीर के नेताओं से उनको प्यार जागा है और पाकिस्तान से भी प्यार जागा है, और वो भूमिका निभा रहे हैं जो पाकिस्तान को निभानी चाहिए। उनका ये कहना है कि अगर कांग्रेस की दोबारा हुकूमत आती है तो वो विचार करेंगे कि 370 को हटाया जाना चाहिए या नहीं हटाया जाना चाहिए। यानी उनको दोबारा बहाल करने का एक आश्वासन, एक भरोसा उन्होंने कश्मीरी आवाम को दिया। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. Thank you so much. Thank you, Shazib. Next speaker is, Nyanish. Nyanish, please ask him. डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने शुक्रगुजार बोला है कि एक अच्छा कदम, एक अच्छा बयान जो है दिग्विजय सिंह ने दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि मर्जर नहीं हुआ था, हमने यूनियन को ज्वाइन किया था और कुछ कंडीशन थी 370 और बाकी कुछ कंडीशंस, शर्त ये जो भारत के साथ ज्वाइन किया था, मर्ज नहीं हुआ था। Well, the question is trust. This state did not merge. It joined the Union of India on certain terms, and one of the terms was Article 370. And there are two already Supreme Court verdicts on this of the triple bench, two judgments, which clearly state that this is a permanent feature now. But our political party in power in Delhi has a long-standing political statement of their party, not of the nation, of the party, that they will abrogate it, and they did this against the wishes of the people of the state. दर्शकों, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमआर कुरैशी जो फॉर्मर एमएलसी रहे हैं एनसी के कोटे से, लेकिन बाद में उन्होंने पीडीपी को ज्वाइन किया, उनका भी ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो दिग्विजय सिंह हैं, उस वक्त जब 5 अगस्त को 2019 को यहाँ पर 370 में संशोधन किया गया दिल्ली में और 35 को हटाया गया, उस वक्त यहाँ कश्मीर का माहौल, जम्मू कश्मीर का माहौल ठीक नहीं। देखिए जी, जो आज बयान आया है कांग्रेस के सीनियर लीडर का, जिसमें वो किसी क्लब में वो बात करते हुए उन्होंने कहा है कश्मीर के बारे में, आर्टिकल 370 के और 35A के बारे में। देखिए, ये जो कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के बारे में कोई आज की बात नहीं। कांग्रेस का इससे पहले भी सीनियर लीडर जो पी चिदम्बरम साहब हैं, उनका ऑफिशियल बयान आ चुका हुआ है।
और मैं समझता हूं कि जो दिग्विजय सिंह जी ने आज कहा उसके बारे में तो कोई कांग्रेस का कोई लीडर इसके लिए कह सकता है कि उनका वो जाती बयान है या उनका ये कांग्रेस का ही बयान है। लेकिन जहां तक इससे पहले भी ये जो एक्शन था 370 को हटाना और जम्मू एंड कश्मीर को यूटी में तब्दील करना, जो 5 अगस्त 2019 का जो एक्शन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, बीजेपी लेड गवर्नमेंट का, वो तो ये कहें कि बिल्कुल ऑल अपोजिशन ने सपोर्ट की। मैं नहीं मानता इसके लिए, क्योंकि वाजपेयी साहब का ही नारा था कि कश्मीर का सोल्यूशन जो निकलना है, कश्मीर के हालात जो ठीक होने, जम्मू एंड कश्मीर के जो हालात ठीक होने, उनका एक नारा था कि आम इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की बुनियाद पर ही इसको हल करेंगे। दर्शकों, अपनी पार्टी के नेता विक्रम मल्होत्रा की माने तो उनका ये कहना है कि कंफ्यूजन है पीपल्स डेमोक्रेटिक क्षमा कीजिए कांग्रेस को कंफ्यूजन है 370 और 35 को लेकर के, तभी कांग्रेस के नेता कुछ भी बोलते रहते हैं। उनका कहना है कि दिग्विजय सिंह को ये पब्लिसिटी गेन करने के लिए इस तरह के बयानबाजी करना आता है और शायद इसी वजह से उन्होंने ये बयान किया। देखिए, दिग्विजय सिंह जी अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं और जो बयान आज उन्होंने दिया है जिसमें धारा 370 का उन्होंने जिक्र किया है, मुझे लगता है वो बयान एक कांग्रेस की जो इंटरनल कन्फ्यूजन है, जो असमंजस की स्थिति कांग्रेस में 370 को लेके रही है, जहाँ पे एक धड़ा वो है कांग्रेस में जो ये समझता है कि 370 का जाना भारत के साथ जम्मू कश्मीर की एक इंटीग्रेशन की तरफ, टोटल इंटीग्रेशन की तरफ एक कदम था। और वहीं कुछ लोग कांग्रेस में हैं जो ये समझते हैं कि 370 का जाना गलत हुआ और उस पर एक गिरीर रुख होना चाहिए। मुझे लगता है उसी मानसिकता को ये रिफ्लेक्ट करता है, अगरचे उनके जो शब्दावली उन्होंने जिसका प्रयोग किया है उसमें वो एक क्लब हाउस मीटिंग में जहां उन्होंने एक पत्रकार के जवाब में ये कहा है, उन्होंने एग्जैक्टली मुझे लगता है जो उन्होंने बाद में क्लैरिफिकेशन दी उसमें ये क्लैरिफाई किया है कि वो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कंसिडर करेगी अगर पावर में आएगी 370 को और 35 को लेके। दर्शकों, रमन भल्ला ने स्पष्ट कर दिया है कि ये दिग्विजय सिंह का अपना निजी बयान हो सकता है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने 6 अगस्त 2019 को ही अपना बयान जारी करके स्पष्ट कर दिया था कि पार्टी चाहती है कि इसको स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। हमारी ये कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 6 जून 5 अगस्त को जब इसकी एप्लीकेशन यहाँ पे इस आर्टिकल की हुई, 6 अगस्त 2019 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक रेजोल्यूशन पास किया और उसमें हमारी स्टेट के दर्जे को रिस्टोर करना कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के साथ, ताकि यहाँ के रहने वाले लोगों की जमीन की, उनकी जॉब्स की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी सरकार यहाँ पे दे पाए। आज भी हम उस लेवल पे, उस पैमाने पे कांग्रेस की लीडरशिप के एक एक लफ्ज के साथ यहाँ पे खड़ा है। इंडिविजुअल स्टेटमेंट मैटर नहीं करता, इंडिविजुअल स्टेटमेंट कोई किस ढंग से भी यहाँ पे दे, किस किस रियासत में किन चीजों का फायदा यहाँ पे होता है, वो अपने अपने तरीके से ये सियासी पार्टियां देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन कांग्रेस के तौर पे आज भी हम समझते हैं कि हम एक नेशनल पार्टी से बिलोंग यहाँ पे करते हैं और उस कांग्रेस वर्किंग कमेटी के उस रेजोल्यूशन के साथ, जिसमें पूरे भारत का नेतृत्व करने वाले कांग्रेस वर्किंग कमेटी के तमाम सदस्यों ने एक ही आवाज में कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों को रियासत का दर्जा मिले और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी उनके नौजवानों के जॉब के सिलसिले में हो, उनके लैंड लॉस के सिलसिले में पूरी प्रोटेक्शन का बंदोबस्त करे। कांग्रेस उस विचारधारा के साथ। दर्शकों, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ताहिर चौधरी का मानना है कि कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह को 370 और कश्मीर प्रेम जागा, ये पाकिस्तान की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, सुर्खियां बटोरने के लिए ये सब किया जा रहा है। आज कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह साहब का एक ऐसा बयान सामने आया जो उन्होंने पाकिस्तान के पत्रकार को दिया हुआ था। बयान क्या था
कि जम्मू कश्मीर में अगर हमारी सरकार आती है तो हम दोबारा से 370 और 35A को वापस लेके आएंगे। आज देश का आवाम कांग्रेस पार्टी की सोच को अच्छी तरह समझ चुका है कि ये पार्टी क्या सोचती है, ये लोग सामने से क्या है, अंदर से क्या है। आज देश का आवाम ये जान चुका है। मैं अपील करूंगा सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से कि वो सामने आए और इस इंटरव्यू की जो सच्चाई है, जो हकीकत है, देश की जनता के सामने रखें। दर्शकों, 370 में संशोधन और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर को एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। तिरुपति बालाजी के मंदिर का कल नींव पत्थर रखा जाएगा। जी किशन रेड्डी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, वो इसका नींव पत्थर रखेंगे और इस कार्यक्रम में बाकी उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा समेत बहुत सारे लोग शामिल होंगे। आपको बताते चले कि इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके साथ साथ 25 सेक्टर में बनने वाले इससे रोजगार भी लोगों को मिलेगा और एक आस्था का प्रतीक। ये तिरुपति जी का मंदिर जहाँ पे सिद्धड़ा में बनने जा रहा है और ये हमारे जम्मू के लिए बड़ी अच्छी बात है कि तिरुपति भगवान के दर्शन हम सिद्धड़ा जम्मू में भी कर सकेंगे। और ये इनको ऑलमोस्ट सुनने में जो आया 550 कनाल जगह इनको रकबा लिया है और इस रकबे को जब ये डेवलप करेंगे तो आगे पीछे वाले लोगों को भी इसमें काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। संस्था जो है वही इसको सारा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वही सारा सिस्टम कर रहे हैं। हम लोग तो खाली जहाँ पे तो अपना हमारा जो सिस्टम है उसको तिरुपति जी का मंदिर बनेगा तो इससे जो बाहर के यात्रियों का आना जाना इधर काफ़ी बढ़ेगा। वैष्णो माता भी हमारे यहाँ पे है और इस मंदिर की मान्यता वैसे भी बहुत है और जैसे जैसे लोग ये बनता जाएगा इधर इस इलाके में लोगों का आना जाना रहेगा और टूरिस्ट का जब इस मंदिर के बनने से जम्मू के लोगों को और इस इलाके के लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला। दर्शकों, पहलगाम में जो यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं उनका ये मानना है कि परंपरागत रूट जो है पहलगाम से है और यात्रा, हालांकि यात्रा को संशय बना हुआ है, यात्रा को लेकर संशय बना हुआ है, लेकिन उनका ये कहना है कि अगर यात्रा शुरू की जाए तो पहलगाम रूट से जरूर यात्रा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये परंपरागत रूट है, इसको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, यात्रा दोनों तरफ से चलनी चाहिए। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2021 के सिलसिले में पहलगाम के लोगों की नज़रें सरकार पर है कि सरकार क्या फैसला लेती है। 2020 में भी पवित्र रास्ते से जो है श्री अमरनाथ जी यात्रा नहीं हो पाई क्योंकि 2020 में भी कोविड की वजह से सिर्फ यहाँ पर जो साधु है उनको यहाँ से जाने की इजाज़त दी गई, लेकिन अब नज़रें 2021 पर है। मकामी लोगों का यही कहना है कि 2021 में श्री अमरनाथ जी यात्रा पहलगाम के पवित्र रास्ते से होनी चाहिए क्योंकि पिछले साल सिर्फ बालटाल के रास्ते से हुई है। क्योंकि इस बार भी कोविड चल रहा है, सरकार ने अभी फैसला नहीं लिया, लेकिन मुख्तलिफ महकमों ने काम जो है वो हाथ में लिया है। दर्शकों, जम्मू यूनिवर्सिटी का नॉन गजेटेड स्टाफ जो है नाराज है और वो आने वाले दिनों में स्ट्राइक कर सकता है। हमने उनसे बातचीत की।
दर्शकों, जम्मू यूनिवर्सिटी का नॉन गजटेड स्टाफ जो है एडमिनिस्ट्रेशन के कामकाज से नाखुश है। लगातार 2 महीने की हड़ताल के बाद उन्होंने हड़ताल तो ख़त्म कर दी थी, डफर कर दी थी, लेकिन प्रशासन ने उसके बाद भी कोई ऐसा फैसला नहीं लिया है। 3 प्रमुख मांगे हैं उनकी, और तीनों मांगों को लेकर के वो लगातार संघर्षरत हैं, लेकिन सरकार की तरफ या यूके यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अब आलम यह है कि इन्होंने एक मरतबा फिर बेमियादी हड़ताल पर जाने का फैसला ले लिया है। एक समय दिया है यूनिवर्सिटी प्रशासन को कि वो उनकी डिमांड को माने। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या क्या डिमांड्स हैं आपकी? सर, हमारी ऐसे तो बहुत सारी डिमांड्स थी, लेकिन मेजर 3 डिमांड थी हमारी। ग्रेड पे 1800 था, एक हमारी काउंटिंग ऑफ सर्विस हेल्पर्स की थी, और एक हमारी रेगुलाइजेशन का मसला था 6-7 लोगों का। सर, वो तीनों फाइलें जो है, पहला जो ग्रेड पे 1800 है वो यूनिवर्सिटी काउंसिल जो कि एक सुप्रीम बॉडी है, जिसके कि चांसलर सर हमारे चेयरमैन होते हैं उस बॉडी के, 2009 में भी वो ऑर्डर हुआ था और इम्प्लीमेंट भी हुआ कुछ कैटेगरीज़ पे। उसके बाद 2017 में हमने रखा उसको, दोबारा काउंसिल में गया और काउंसिल ने उसको अप्रूवल भी किया। ये तकरीबन तीनों डिमांडें काउंसिल द्वारा अप्रूवल की गई हैं, लेकिन हम इतना संघर्ष करने के बाद हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर ने पीछे हमें 2 महीने हमने कंटिन्यू स्ट्राइक की। उन्होंने कहा कि मुझे टाइम दीजिए, हमने 2 महीने का टाइम दिया, तो आज भी जो है हमारा वो मसला हल नहीं हुआ है। तो हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, क्योंकि ये छोटा वर्ग है, क्लास 4 कर्मी हैं, तो इतनी हाई अप्रोच नहीं है, इतनी रिक्वेस्ट करेंगे आपके माध्यम से हमारे एलजी साहब को कि वो इसमें कृपया खुद इसमें इंटरवेन करें, और जो यूनिवर्सिटी सुप्रीम बॉडी का ऑटोनॉमी है यूनिवर्सिटी, और कौंसिल द्वारा अप्रूवल होने के बाद कुछ कैटेगरीज पे इम्प्लीमेंट भी हुआ, क्लास 4 पे भी, लेकिन अभी हैरान हैं हम, अभी तक वो मसले हो नहीं रहे हैं। इसमें ज़्यादा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है, बहुत पैसा खर्च होता है इसमें? नहीं सर, पैसा ज़्यादा इतना नहीं है, थोड़ा सा ही फाइनेंशियली इसमें वो है। कुछ कैटेगरी पे ऑलरेडी मिल चुका है और हमारी कुछ कैटेगरी ले चुकी है। बस इसी बात का हमें दुख है। ये सारी फाइलें जो है सेक्रेटरीट भेज देते हैं, और जबकि हमारे वाइस चांसलर रजिस्ट्रार ने उस नोट पे जो लिखा है उस पर खुद से उन्होंने साइन करके लिखा कि हाँ जी यूनिवर्सिटी सुप्रीम बॉडी द्वारा ये हुआ है। हमें हैरानगी इस बात की है कि यूनिवर्सिटी का एक बॉडी जो है, बड़ी सुप्रीम बॉडी है, जिसके कि चांसलर सर जो हैं उसके चेयरमैन हैं, और मैक्सिमम जितने भी यूनिवर्सिटी से फैसले, बड़े मेजर फैसले लिए जाते हैं, उससे लिए जाते हैं। दोस्तों, आपने देखा काउंसिल सुप्रीम होती है और काउंसिल ने अप्रूव भी किया है, उसके बावजूद भी फाइल जो है सेक्रेटरीट में भेज दी जाती है। कहीं ना कहीं कुछ तो कहीं ना कहीं घोटाला है, घपला है। क्या लगता है आपको, क्या वजह है कि आपकी डिमांड काउंसिल मान लेती है लेकिन उसके बाद मामला सेक्रेटरीट में चला जाता है? सर, मेरा नाम सूर्य प्रकाश है, जो वाइस प्रेसिडेंट नॉन गजटेड एम्प्लॉई जम्मू यूनिवर्सिटी। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बड़ी एक हैरानगी की बात है। हम कई सालों से चला रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अथॉरिटी तक आवाज़ पहुँचा रहे हैं, अथॉरिटी के साथ बात भी कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये मीडिया के जरिए कई बार गवर्नर तक भी हमारी आवाज़ पहुँचे और प्रधानमंत्री तक भी हमारी आवाज़ पहुँचे। जो हम छोटे तबके के जो एम्प्लॉई हैं, पहले ही हमारे प्रेसिडेंट ही बोल चुके हैं, कोई हमारी प्रमोशन नहीं होनी, कुछ नहीं होना। 100 मैट्रिक लोग हैं मैक्सिमम जो लोग हैं, हम एक ही कैटेगरी में काम करना है। 30-40 साल सर्व करके हम रिटायर होना है। कुछ लोग चले गए हमारे, कुछ लोग जाने वाले हैं, वो भी इंतज़ार में हैं। हमें ये ग्रेड मिल जाए, इसमें थोड़ा बेनिफिट है हम लोगों को भी। महंगाई देखो कितनी कमर तोड़ रही है, हमारे बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, कपड़ा चाहिए उनको, रोटी चाहिए, ये सबको परेशानी आ रही। इतनी सी रिक्वेस्ट करते हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, चला रहे हैं, उनकी वैसी सोच है। हमारे छोटे तबके के लोगों की तरफ ध्यान दें, और गवर्नर सर से भी रिक्वेस्ट करता है वो भी थोड़ा ध्यान दें। लेकिन अगर आपको ग्रेड मिल जाता है तो कितने एम्प्लॉइज़ को इसका बेनिफिट होता है? अगर आपकी तीनों मांगे मान ली जाती हैं तो यूनिवर्सिटी के अंदर कितने ऐसे मुलाजिम हैं जिनको बेनिफिट होगा? इस सर थोड़े कोई चांदी एम्प्लॉई हमारे जिनको बेनिफिट है, ज़्यादा नहीं है इसमें, थोड़ी है इसमें। ज़्यादा कोई पैसे का भी ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है, बिल बनेगा ज़्यादा आएगा, सब थोड़ा ही पैसा ही है इसमें। पैसा यूनिवर्सिटी पास है, कोई बात नहीं है, ग्रांट मिलती है इनको। अगर हमारे लिए छोटे आदमी के लिए भी ग्रांट जरूर अथॉरिटी दे रही है, ऊपर से आ रहा है पैसा, हमें मिलना चाहिए। हमें कई बार कहते हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी अथॉरिटी हम कोशिश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं आपके लिए, आप थोड़ा जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछले साल हमने 2-3 महीने प्रोटेस्ट किया, 2 घंटे का 3 घंटे का। अथॉरिटी के साथ ही हम बीच बीच में गए, उन्हें बुलाया, उन्हें कहा आप जरा इसको सस्पेंड करो, यूनिवर्सिटी के हालात ख़राब हो जाएंगे। हमने इनकी बात मानी, हमने इसको फिर वापस लिया, सस्पेंड किया। उन्होंने बोला 2 महीने का 1 महीने का टाइम दो। हमने अभी कितना टाइम दे, जो कि आगे ये माहौल भी ख़राब हो गया, कोरोना का जो बीमारी का जो चल रहा है सिस्टम, हम इससे भी इसको भी देखते हुए हमने पूरी दूरियाँ रखते हुए, डिस्टेंस रखते हुए, मास्क डालकर, हमने अपनी डिमांड को देखते हुए, हमारा अकेले का मसला नहीं है, हमारे जितने भी थोड़े से मुलाजिम को
देखते हुए, इनकी डिमांड को देखते हुए हमने ये अपनी आवाज़ को बुलंद किया कि मीडिया के जरिए तो अथॉरिटी तक और गवर्नर और प्रधानमंत्री तक जो हमारी आवाज़ पहुँचे। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा बेनिफिट भी ज़्यादा एम्प्लॉइज़ को नहीं होना, उसके बावजूद भी क्या लगता है क्यों सरकार नहीं कर रही है? नमस्ते सर, मेरा नाम सतपाल है। सर हमें ये समझ नहीं आती कि हमने 2012-13 में भी स्ट्राइक की और उस वक्त भी हमारे कुछ ऐसे इतने बंदे थे कि जिनको 15-15, 16-16 साल हो गए थे, रेगुलाइज नहीं कर रहे थे। उस वक्त हमें 63 डेज स्ट्राइक करनी पड़ी। उसके बाद इन्होंने हमारे प्रधान साहब ने एक ऐसी योजना बनाई, इन्होंने परमानेंट मुलाजिम है जिसकी पोस्ट खाली होगी, वैकेंट होगी, जो हेल्पर होगा वो उसकी जगह परमानेंट हो जाएगा। उसके बाद सर 2017-18 में हमने फिर स्ट्राइक की 1800 ग्रेड पे के ऊपर। ये 2008-9 में पहले पास हो चुका है, ये काउंसिल से सुप्रीम बॉडी ने वहाँ से पास हुआ है, लेकिन यूनिवर्सिटी अथॉरिटी हमारी क्यों नहीं कर रही, इसका हमें कोई समझ नहीं आता, ये क्यों नहीं करती। बाकी भी जो यूनिवर्सिटी के जितने भी आर्डर हैं वो भी सुप्रीम बॉडी करती है, वहीं से सारे पास होके आते हैं। अब आपने क्या डिसाइड किया कि कितनी देर अगर ये यूनिवर्सिटी नहीं करती है तो उसके बाद आप हड़ताल पे चले जाएंगे? हम आप अभी तो देख रहे हैं, अभी तो लॉकडाउन चला है, पहले तो इसी का पालन करेंगे हम। जैसे यूनिवर्सिटी फुल टाइम खुलती है उसके बाद देखेंगे, हम देंगे इनको 1-2 महीने का टाइम। अगर निकालते हैं हमारे मसले तो ठीक, वेल एंड गुड, नहीं अगर नहीं निकालेंगे तो फिर हम स्ट्राइक। आप बताइए कितने सालों से आप इसको लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं? सर मेरा नाम चंद्र है और हमें जो हमारी मनाली में है, हम 2009 से ये स्ट्रगल कर रहे हैं और काफ़ी स्ट्राइक हुई हमारी और हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया। हमारे प्रधान साहब ने भी काफ़ी मेहनत की है इस ग्रेड पे के मसले पे, और हमारे सिर्फ ये 3 जो मेजर मसले हैं वो हम अथॉरिटी से यही कहेंगे कि कृपया करके इसको निकालने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोग ज़्यादा बड़े लोग नहीं हैं, जो हमारा जो सैलरी भी इतनी नहीं है कि हम जो बहुत बड़ी डिमांड मांग रहे हैं इनसे, या कुछ ऐसा मांग रहे हैं कि जो उनको देने के लिए पॉसिबल नहीं है। हमारी छोटी सी डिमांड है, वो एक ग्रेड पे है। ये ग्रेड पे इसलिए हम मतलब कि लागू कराना चाहते हैं क्योंकि हम लोग अंडर मैट्रिक लोग हैं। हमारी जो प्रमोशन जो है इसके सिवाय और कोई प्रमोशन नहीं होती है। हम चाहते हैं कि जैसे बाकियों को ऐसे मतलब कि हर प्रमोशन देते हैं, हम भी कहते हैं कि हमारा ये ग्रेड पे जल्दी से निकाल दें, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि अब ये फाइनल निर्णायक लड़ाई करने के मूड में 2009 से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार डिमांड कर रहे हैं, और साथ में आपको बताते चले कि सुप्रीम जो यूनिवर्सिटी काउंसिल होती है उन्होंने अगर अप्रूव कर दिया है तो मुझे लगता है कि सरकार को, जो सेक्रेटरीट में बैठे हेल्म ऑफ द अफेयर पर लोग बैठे हुए हैं, उनको भी ये विचार करना चाहिए कि इनकी डिमांड को फुलफिल किया जाए। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।